नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम बेसिकली बात करेंगे यूपीआई काम कैसे करता है और पेमेंट किस तरीके से यूपीआई द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है एक बैंक से दूसरे बैंक के द्वारा, और इनमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं और किस प्रकार से ये विदाउट एनी सर्वर परफॉर्म करती है। बेसिकली विदाउट एनी सर्वर तो नहीं कह सकते कि इंटरमीडिएट के थ्रू ही बेनिफिशियरी टू रेसिपिएंट ये परफॉर्म करती है वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। क्या इनमें कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में पहले हम उससे पहले जान लेते हैं कि पेमेंट होती कितने प्रकार की है। पेमेंट बेसिकली होती है दो प्रकार की, एक तो होती है पर्सन टू पर्सन और दूसरी निकल के आती है हमारी पर्सन टू मर्चेंट। पर्सन टू पर्सन के अंदर क्या होता है कि एक बेनिफिशियरी होता है, एक रेसिपिएंट होता है। मतलब बेनिफिशियरी ने आपका अकाउंट ऐड किया, वो आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर पेमेंट सेंड करेगा। अब दूसरी पेमेंट निकल के आती है P2M। P2M क्या होता है? पर्सन टू मर्चेंट। मतलब एक बंदा है जो अपना कुछ सामान लेने जाएगा, मर्चेंट को कुछ पेमेंट करके आएगा। ठीक है, इनके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है। पर्सन टू पर्सन के अंदर रखा गया है हमारा RTGS, NEFT और IMPS। आप लोगों को पता ही होगा जो नेट बैंकिंग का यूज करते थे पुराने ज़माने में, उन लोगों को पता ही है कि RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉन फंड ट्रांसफ़र, IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। आप लोगों को पता ही है बातें। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप नेट बैंकिंग लॉगिन करके अपना अकाउंट देख सकते हो उसमें। अब निकल के आती है बात कि ये सब होते हुए हमारे पास नेट बैंकिंग होते हुए भी यूपीआई में पर मंथ 800 मिलियन से ज़्यादा यानी यूपीआई का यूज करते हैं। तो यूपीआई ऐसा क्या करता है कि RTGS, NEFT इन सभी को छोड़ के, नेट बैंकिंग को छोड़ के हम आज लोग यूपीआई पे डिपेंडेबल हो गए हैं। तो सबसे पहले बात निकल के आती है कि यूपीआई बेसिकली आपको प्रोवाइड क्या करता है? इंस्टेंट फंड ट्रांसफर करता है। ना तो आपको बेनिफिशियरी की पहले से डिटेल ऐड करनी पड़ती है, ना ही कुछ और करना पड़ता है। आपको सिर्फ एक नंबर दिया होता है या मोबाइल नंबर से रजिस्टर जो भी वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस होता है वो फिल करके आप लोगों को 1% टू सेकेंड पर्सन आपकी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। अब बात आती है कि यूपीआई बेसिकली रघुराम रंजन जी ने 11 अप्रैल 2016 को RBI ने जारी किया था। अब यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस जो कि आपको एक एप्लीकेशन दी जाती है, जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। उसके अंदर आप अपना नंबर डालते हो जो बैंक अकाउंट से लिंक होता है, फिर उसके बाद में अपनी डेबिट कार्ड डिटेल रखते हो, फिर आपको एक यूपीआई पिन क्रिएट करना होता है, फिर आपकी बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर डालो, पेमेंट इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। अब यूपीआई काम कैसे करता है हम लोग इसके बारे में इस वीडियो में देख लेते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है। बेसिकली ये पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू काम करता है। मतलब हर एक क्लाइंट जो है वो सर्वर भी है और यूजर भी है, दोनों के दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। पीयर टू पीयर नेटवर्क पहले एक कंप्यूटर एक सर्वर से कनेक्टेड होता था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इंफॉर्मेशन शेयर होती थी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के माध्यम से सर्वर के थ्रू, और वो मीडियम जैसे ही ब्रेक हो जाता था तो हमारी इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता था। इसी को रिप्लेस किया गया है पीयर टू पीयर नेटवर्क में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे डॉट पीयर के रूप में काम करते हैं, और ये पीयर एक दूसरे से लोकल नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इन कनेक्शन को पीयर बोला जाता है। पीयर में जैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में इंफॉर्मेशन शेयर करता है और मल्टीपल डिवाइस एक दूसरे को इसी तरीके से फास्ट तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं पीयर नेटवर्क। पीयर नेटवर्क का फ़ायदा क्या है कि एक ही डिवाइस मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरली प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ पे कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। जो लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं वही डिवाइस आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते रहते हैं और आगे इतना फास्ट फॉरवर्ड तरीके से इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। ऐसा पहले IMPS और NEFT RTGS में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो 24 घंटे का टाइम लगता था पेमेंट ट्रांसफ़र करने में।
ये इन्फॉर्मेशन सेंड करने का तरीका है। जैसे ये डॉट आपस में कैसे इन्फॉर्मेशन को आपस में सेंड करते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि एक मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है और एक जाल बना लेते हैं लोकल नेटवर्क का। उसके तहत ये एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन इतनी फास्ट एंड सेफ तरीके से, सिक्योर तरीके से, कन्वीनियंट वे में ट्रांसफ़र होती है और हमें विद इन टाइम और टाइम का भी पता नहीं लगता है कितना जल्दी होता है। जैसा कि हम लोग इस एग्जांपल में देखेंगे। जैसे एक बंदे ने फ़ोन पे खोला, फ़ोन पे में अपना जाके रिक्वेस्ट भेजेगा किसी अदर बंदे को पेमेंट लेने के लिए। जैसे ही वो रिक्वेस्ट भेजता है तो वो लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड उसका डिवाइस दूसरे फ़ोन पे का, उस पे रिक्वेस्ट तुरंत ही चली जाती है। जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद उसको मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। वो मनी ट्रांसफ़र कैसे होता है वो आप लोग इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये चैनल के माध्यम से होता है, जिससे लोकल नेटवर्क एपीआई के थ्रू कनेक्टेड होते हैं सारे के सारे फ़ोन पे, और वो आरबीआई उनको चैनल प्रोवाइड करता है लोकल नेटवर्क का। जैसे इस वीडियो में आप देख लो कि ये वीडियो में कैसे भेज रहा है, पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन विद इन ए सेकेंड हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि यूपीआई आता किसके अंडर में है। यूपीआई बेसिकली आता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर इसको बनाया था। उन्होंने कुछ सब चार्जेज यूज किए हैं। तो क्या पहले ऐसे चार्जेज नहीं होते थे जब हम नेट बैंकिंग यूज करते थे? होते थे पहले ऐसे चार्जेज। उनमें बेसिकली 4 तरह के चार्जेज यूज किए जाते थे, जिनमें पहला आता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, दूसरा आता है कन्वीनियंस फीस, तीसरा आता है सब चार्जेस और चौथा आता है इंटरचेंज फीस। अब इंटरचेंज फीस को ही मुद्दा बना दिया गया है कि इंटरचेंज फीस होती क्या है और इंटरचेंज फीस काम कैसे करती है, जो कि अभी 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला है कि 1.1% लोगों को मतलब पीपीआई को देना पड़ेगा। पीपीआई क्या है? पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे हो गया। पहले ये सारे के सारे चार्जेस जो होते थे वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशूअर जितने भी बैंक होते थे उनको ये फीस देनी पड़ती थी। उनको ये फीस किस तरीके से देनी पड़ती थी उसका भी लेखा जोखा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग आरटीजीएस के माध्यम से कोई भी पेमेंट ट्रांसफर करते थे। पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए आपको एक सर्वर तो चाहिएगा, तो वो सर्वर आप लोगों को कौन प्रोवाइड कराता था? आरबीआई प्रोवाइड कराता था। किसी भी पर्टिकुलर बैंक को अगर किसी दूसरे बैंक में पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू 3 पेमेंट ऑप्शन आते थे उसमें, एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस, तीनों के माध्यम से अगर आप पेमेंट प्रोवाइड करते हो तो आरबीआई आप लोगों को एक सर्विस देगा, आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, कन्वीनियंट पेमेंट, सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें करके देगा। तो उसके लिए वो कुछ फीस चार्जेस करता है। उसके अकॉर्डिंग उनका कुछ डेटा है। उनका डेटा क्या है कि आरटीजीएस में 2 से लेके 5 लाख तक अगर आप लोग पेमेंट ट्रांसफर करते थे तो आपको 25 रुपये देने पड़ते थे। अगर आप लोगों को 5 लाख से अबो की ट्रांजैक्शन करनी है तो आप लोगों को 50 रुपये देने होते थे। अब दूसरी बात आती है एनईएफटी की। एनईएफटी से अब बिलो 10,000 की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आप लोगों को 2.5 मतलब 2.5 रुपये आप लोगों को देने पड़ते थे। और अबो 2 लाख से अगर आप पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हो तो 15 रुपये देने पड़ते थे। और उससे ऊपर की अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आप लोगों को कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते थे। तो इन्हीं सबको आप अगर आप लोग सम्मिलित कर लो तो ये सारे के सारे बेसिकली किस पे डिपेंड होते थे कि नेट जो डेबिट कार्ड या इशूअर एंटिटी है उस पे डिपेंड होते थे कि जो भी बैंक उस डेबिट कार्ड को इशू करेगा, जिसके थ्रू बैंक पेमेंट होगी, जो भी आरबीआई का सर्वर यूज करेगा उसको ये सारी की सारी पेमेंट देनी पड़ेगी। सारा का सारा बोझ बैंक पे आ जाता था। इसी माध्यम को चेंज करने के लिए आरबीआई ने कुछ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एनपीसीआई को कुछ रूल समझाए थे। उनके तहत ये मानना था
कि जितने भी पीपीआई यूजर हैं, मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे के सारे पैसा भी नहीं देते और सारा का सारा ट्रांजेक्शन चार्ज है वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो बैंक को लगता है, डेबिट कार्ड इशूअर को लगता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या बोला गया है कि अभी जितने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है उन लोगों को क्या करना होगा, उन लोगों को 1.1% इंटरचेंजेबल फीस देनी पड़ेगी, जो कि आप लोगों को मतलब आरबीआई का सर्वर या एनपीसीआई जो नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि आप लोगों का पेमेंट सेटलमेंट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ संभालता है, उन लोगों को देनी पड़ेगी। तो इसी के लिए कुछ स्लॉब डिसाइड किए गए हैं कि आप लोगों को मिनिमम जो फीस है वो 0.5% है, जो कि पेट्रोल पंप पे देनी होगी, 1% जो आपकी म्यूचुअल फंड को देनी पड़ेगी, और इन्हीं सबको डिसाइड किया गया है और ये हमारी लागू कर दी गई। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा।